सबसे पहले काउंटडाउन 90 डेज टू गो। जी हां, पूरे 3 महीने रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब ज़रा दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं और वो भी इस पहली खबर से ही रिलेटेड है। जब मैं आपके सामने यह खबर रखूंगा तो आप हैरान भी होंगे, अफसरदा भी होंगे और पशेमां भी होंगे, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह तो शायद 1838 या 37 में चले गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब पहली दफ़ा पंजाब का राज जो है वो किसी के नाम लिखा गया है। पंजाब में अब महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो रानी बेबे बनाई गई हैं या महारानी बनाई गई हैं, उनका नाम है मरियम नवाज। अब उनको फॉर्म 47 या फॉर्म 47 के बगैर चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि महारानी डिक्लेयर कर दिया गया है। स्टोरी है सरवर शेख साहब की। आगा सरवर शेख जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों ने कुरान उठाया और कलमे की कस्में उठाई और लोगों ने बताया कि हम सैलाब ज़दगान के लिए मदद लेकर जा रहे थे, हमें रोक दिया गया और कहा कि मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक जो मटेरियल आप दे रहे हैं, मतलब जो अगर आप कोई चीनी दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, अशियाए खुर्दोनोश दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उस पर जब तक मरियम नवाज़ की तस्वीर नहीं लगी होगी तब तक ये डिलीवर नहीं किया जा सकता। और ये इशारा सिविलियन इदारों की तरफ नहीं है, ये सभी इदारों की तरफ इसका इशारा है। मुझे भी आपकी तरह सुन के यकीन नहीं हुआ कि इतनी सफाकी और इतनी बेदिली या सख्त दिली कैसे हो सकती है या संग दिली कैसे हो सकती है कि आप जो लुटे पुटे लोग हैं, जिनका सब कुछ लुट गया है, उनके घर बार, उनकी फसलें, उनके बच्चे, उनका सब कुछ ही, लाइक उनके जानवर, सब कुछ लुट गया है। ना पीने को दूध है उनके पास क्योंकि भैंसें उनकी बह गई हैं, ना उनके पास उनकी गंदम रही है, ना फसलें रही हैं, ना घर रहा है। ऐसे लोगों के लिए भी आप ऐसी शर्तें रख रहे हैं कि जब तक मरियम नवाज़ की तस्वीर नहीं होगी तब तक उन्हें अमदाद की चीज़ आम शहरी नहीं दे सकते। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं। आगा सरवर शेख साहब की ये रिपोर्टिंग है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं आगा सरवर शेख। आप याद कीजिए, रावलपिंडी में एक प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे जब इनके घर पर छापा मारा गया था, इनके माँ बाप को हरासा किया गया था, इनको उठा लिया गया था, तशद्दुद किया गया था। वापस आए तो फिर उसी इन्हमाक के साथ, उसी मेहनत के साथ ये दोबारा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ज़रा सुनिए आगा सरवर शेख ने जो इंटरव्यूज़ किए लोगों के जो अमदाद देना जा रहे थे या देने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ आगे से क्या हुआ, सुनिए। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे सामान लेके, तो इन लोगों ने हमें लोगों तक सामान पहुँचाने से जो है वो रोक दिया। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है, आपने हमें सामान क्यों नहीं देने दे रहे, तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर है कि जब तक यहाँ तो आप इसके ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं तो फिर हम आपको देने देंगे। तो जिसकी वजह से फिर हम सामान मजबूरन वापस लेके आए। हम सामान देने गए थे, वहाँ पे पीड़ा फोर्स आ गई। उसके बाद पीड़ा फोर्स ने हमें सामान नहीं देने दिया। उसके बाद वहाँ से उसके बाद बात करवाई उन्होंने किसी से, उसके बाद उसने भी मना कर दिया कि सामान बिल्कुल भी नहीं देना आपने, अगर देना भी है तो मरियम नवाज की तस्वीर वगैरह लगा के दें इसके ऊपर। ये आप हल्फन बात कर रहे हैं? जी जी, ये कसम भी उठा सकते हैं? जी कसम भी उठा सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह मुजीज़ करने की कसम। जब हम वहाँ पहुँच गए तो ये पुलिस वाले आ गए, कह रहे थे कि यहाँ आप लोग सामान नहीं इस तरह तकसीम कर सकते, या तो आप लोग मरियम नवाज की तस्वीर लगा के फिर तकसीम करोगे। वापस जा रहा है और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे अभी इस वक्त आपके सामने हैं कि मायूस होकर वो बेचारे चले गए हैं। सैलाब ज़दगान थे, सारे थे, तो अब नाज़रीन किराम वो बेचारे मायूस हो चुके हैं। आपने अपनी आंखों से देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया, ये सफाकी चल रही है। ये वो राजधानी है जो मरियम नवाज़ की डिक्लेयर कर दी गई है और कोई कानून पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप में से अक्सर कहते हैं कि उनकी बात ना करें, हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते। ये बात दुरुस्त है कि उनकी कोई वैल्यू पॉलिटिकली नहीं है, मतलब वो कौन सा जीत के आई हैं, फॉर्म 47 पर आई हैं, इसलिए उनकी बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। बट दूसरी तरफ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रश्के कमर, तोता और तोते में जान, वो सब कुछ जो है उसकी वजह से मरियम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में दूसरी मोस्ट पावरफुल जो पर्सनैलिटी हैं वो बन जाती हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास अगर ताकत है तो बहुत सारी ताकत मरियम नवाज़ साहबा के पास भी है और उससे आप सब वाकिफ़ हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो किरदार है, जो उनका इस वक्त पॉलिटिकल किरदार है, उसको निखार कर आपके सामने रखा जाए और उनके नाम से रिलेटेड जो इस वक्त पाबंदियाँ कदगन पंजाब के अंदर अवाम पर लगी हुई हैं वो अवाम को पता होनी चाहिए। यही नहीं, हमारे एक जानने वाले ब्रिगेडियर साहब जो थे वो अपने रिटायर्ड हैं, अपने बेटे के साथ जा रहे थे तो बच्चे ने छल्ली लेने के लिए कहा कि अब्बा जी रुक जाते हैं, छल्ली ले लेते हैं। जब छल्ली लेने के लिए रुके तो पहली रेडी के ऊपर मरियम नवाज़ साहबा की तस्वीर लगी थी। तो उनके वाले साहब ने कहा, बेटे के ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि यहाँ से नहीं लेते, आगे से लेते हैं। अगली रेडी पे गए, वहाँ भी लगी हुई थी।
उससे अगली रेडी पर गए, वहाँ भी लगी हुई थी, तो उन्होंने उस रेडी वाले से पूछा कि क्या आप सब मरीम नवाज़ के सपोर्टर हैं? उन्होंने कहा जी काहे के सपोर्टर, हम तो 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं खड़े, ये तो पैसे देते हैं, हमसे ये पैसे भी लेते हैं और ज़बरदस्ती हमसे ये पैनाफ्लेक्स भी लगवाते हैं जिसके ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर है। तो ये सूरत हाल है पंजाब की। चलें, ये तो हमें समझ थी कि इनके चचा, इनके वालिद, इन सबको तस्वीरें लगवाने का शौक़ है। ये एक और तस्वीर देखें, ये इनका ख़ानदानी बिजनेस है, नस्ल दर नस्ल ये 1980 से लेके अभी तक चले आ रहे हैं। पहले वालिद साहब की तस्वीर, फिर चचा की, अब इनकी, तो ये काम इनका नस्ल दर नस्ल चलता है। चलें, ये तो हमें पता था कि लैट्रीन हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर ये अपनी तस्वीर ज़रूर, MRI मशीन, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, हर जगहों पर मरीम नवाज़ की तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। सो मच सो कि इन्होंने अपनी तस्वीर जो हैं वो जनाज़गाह और कब्रिस्तानों के अंदर भी लगवा दी। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ तक चले जाएंगे कि ये कहेंगे कि इमदाद नहीं दी जा सकती। यकीन कीजिए, अगर ये इंटरव्यूज़ ना होते, मैं आगा सरवर शेख साहब का एहतराम करता हूँ, अगर ये वीडियोज़ मेरे सामने ना होती और लोगों ने इस तरीके से कलमा पढ़कर कस्में ना खाई होती, तो मैं भी शायद क्वेश्चन करता अपने दिल में कि कैसे कोई इतना सफाक हो सकता है। अब मेरे पास गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि हम मदद करने गए लेकिन हमारे साथ ये सलूक किया गया। तो मेरे ख्याल में इसको मैं बेशर्मी कह सकता हूँ, संगदिली नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में ये बेशर्मी है, डिठाई है, और लगता है ऐसे कि इनको अल्लाह का डर भी ख़त्म हो गया है, कि इन्होंने शायद मर के अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना कि अल्लाह की जो मखलूक है जो इस वक्त इतनी परेशान है, उनकी मदद के लिए भी आपको मरीम नवाज़ की ऊपर तस्वीर लगानी पड़ेगी। अब ज़रा अगली खबर की तरफ चलें। थोड़ी सी आपको जो सैलाब है उसकी सूरत हाल बता दूं, फिर और कुछ खबरें हैं उनको कवर करना है। दरियाए चनाब पर भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं और अखनूर से गुजरता हुआ ये पानी जो है वो हेड मराला से, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हेड मराला से ये ज़रूर गुजर रहा होगा या गुजरेगा, और 2 दिन में ये ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान दाखिल हो जाएगा, हेड मराला से गुजरेगा और फिर जंग चन्योट में इससे बड़ी जो तबाही है वो मचेगी। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि ये जो तमाम दरियाए चनाब के ऊपर पानी आता है, सबसे ज़्यादा इसका ज़ोर इस वक्त भी जंग और चन्योट पर पड़ रहा है। इस वक्त भी अगर हम आपसे बात करें तो जितने भी ज़िले हैं, ज़ाहिर है नारोवाल में भी बड़ी तबाही हुई है, लाहौर के गिरदो नवाब में भी हुई है, मंडी बौदीन में बहुत हुई है, सियालकोट में हुई है, लेकिन इस वक्त तक जो हमें ग्राउंड से लोग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तबाही जंग और चन्योट में हुई है। वहाँ पर तो देहातों के देहात दूर दूर तक समंदर का समा पेश कर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि थोड़ा दूर भी हैं वो लाहौर से, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना मीडिया वहाँ पहुँच पा रहा है, ना कोई रिपोर्टिंग हो रही है, ना लोगों की दाद रसी हो रही है। दूर दराज लोग, कोई किसी दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है तो कोई किसी अभी तक जो छत नहीं गिरी उसके ऊपर पनाह लिए हुए है। बहुत ही वहाँ पर दिगरगूं सिचुएशन है, ज़िलेई इंतज़ामिया भी गायब है, NDMA का तो कोई काम ही नहीं है, आप सबको पता है, वो तो मौसमियात की खबर देने के अलावा और कुछ नहीं करते। तो ये दरियाए चनाब का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो जंग और चन्योट के ऊपर इस वक्त भी जारी है। उसके बाद अगर सैलाब से निकल कर हम इनकी कारगुजारी आपके सामने रखें तो याद कीजिए, अब से चंद महीने पहले लाहौर की 3-4 बड़ी सड़कों पर मरीम नवाज़ साहबा ने एक बड़ा ही इनोवेटिव अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ग्रीन लाइन के नाम से। मोटरसाइकिल सवारों की लेन अलग से कर दी गई थी। ग्रीन लेन का या लाइन का मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता क्या कहते थे, ये प्रोजेक्ट को लेन ही कहते होंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट में मोटरसाइकिलों के लिए अलग लेन बनाने के लिए इन्होंने बाकायदा पेंट किया था सड़क के ऊपर और बाकायदा डिवाइडर्स लगाए थे। और एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि लगारी साहब थे गालिबन, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि इसमें करप्शन हो रही है, उनको उठा लिया गया था, उन पर तशद्दुद किया गया था। अब ये पता चला है कि पूरे लाहौर के इन तमाम सड़कों के ऊपर से, याद कीजिए पहले ही बारिश से जब शुरू हुई थी बारिशें, तभी ये जो ग्रीन रंग था वो तो उतर गया था, लेकिन डिवाइडर लगे हुए थे। अब वो डिवाइडर भी उतार लिए गए हैं और ये जो ग्रीन लेन का इनिशिएटिव था, जी हाँ, वो ख़त्म कर दिया गया है। ग्रीन लेन इनिशिएटिव में बताया ये गया है कि जब से मोटरसाइकिल लेन अलग से बनाई है तो 30% जो 30% अजाफी एक्सीडेंट्स हुए हैं, हादसों में अजाफा हो गया और इतने हादसे हुए हैं कि अब ज़िले इंतज़ामिया को या लाहौर पुलिस को मजबूरन वो जो ग्रीन लेन थी उसको ख़त्म करना पड़ा। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो फेल हुआ है इस रजीम का। SIFC सबसे बड़ा फेलियर है आपके सामने। तकरीबन 3 साल होने को हैं SIFC के, एक टके की उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ना आनी है, ना आएगी, ना कभी आ सकती है। वो माथे का झूमर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। जाहिर है फेलियर भी फिर उन्हीं का झूमर है। सिर्फ वही नहीं, जो ग्रीन इनिशिएटिव था, ग्रीन लेन तो लाहौर में था, ग्रीन इनिशिएटिव जिस पर बाजी मरियम बिल्कुल हरे कचूर, हम पंजाबी में हरे गहरे हरे रंग को हरा कचूर कहते हैं, तो हरे कचूर रंग के कपड़े पहनकर, और वहाँ पर फील्ड मार्शल साहब भी आए थे, याद कीजिए,
वो इनिशिएटिव भी बिल्कुल ख़राब हो गया और जिन इलाकों में वो इनिशिएटिव लिया गया वहाँ पर जो फसलें थी वो बिल्कुल उसके बाद तबाह हो गई। उसके बाद भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इन्होंने इनिशिएट किए वो एक एक करके वो प्रोजेक्ट जो है वो नीचे गिरता गया और आज हम आपके सामने ग्रीन लेन जो प्रोजेक्ट है उसकी भी हमने आपके सामने जो है वो सूरत-ए-हाल रखी। दूसरी तरफ एक काम बहुत इफेक्टिवली किया गया है, सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना बदला ले लिया है। आपको पता है कि सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में हमने आपको खबर दी थी कि उनके साथ पहले पाकिस्तान में मीटिंग की गई थी, DGISPR साहब का जो शोबा था उसमें, और उसमें कुछ लोग एजेंसीज के भी शामिल थे। उनके साथ ये तय किया गया था कि आप बेल्जियम जाएंगे और वहाँ पर फील्ड मार्शल से मिलेंगे भी और वहाँ पर आंखों देखा हाल के नाम से एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स कॉलम लिखेंगे, एक कॉलम नहीं सीरीज ऑफ कॉलम लिखेंगे जिसमें आप फील्ड मार्शल को लॉन्च करेंगे बाकायदा, क्योंकि फील्ड मार्शल जो है वो नून लीग के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहते थे अगले 5 साल का नोटिफिकेशन लेने के लिए। 2 साल का नहीं, अगले पूरे 5 साल का, मतलब कि मजीद 5 साल का, मतलब कि वो 2025 में ऐसा नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं जो उन्हें 2030 तक ले जाए। क्योंकि जब वो अमेरिका आए थे तो वाशिंगटन DC में उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए, जो आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, एक शख्सियत का जिन्होंने मेरे से खुद बात करके ये बताया कि उन्होंने वाशिंगटन में जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको ठीक करने में 10 साल और लगेंगे, 2035 से पहले पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं होगी। ये जुमला बोलने के बाद उन्होंने एक आध और जुमला बोला और उसके बाद ये कहा कि जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं होती मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने सबको वहाँ खड़े होकर बताया कि मैं 2035 तक इधर ही हूँ, ये इनके इरादे हैं और इन्हीं मकासद के लिए सुहेल वड़ाइच को लॉन्च किया गया था। लेकिन बाद में जब उनसे कुछ गलतियाँ हो गई, वो ज़्यादा दूर निकल गए या उन्होंने अपनी सहाफ़ती दानिशमंदी इस्तेमाल ना की और उन्होंने जो शैतान और फरिश्ते वाली बात थी, माफ़ी करने वाला जो खुदाई दावा था वो भी फील्ड मार्शल का उन्होंने शाया कर दिया, जो मसालहत वाला था वो भी उन्होंने शाया कर दिया और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें उन्होंने शाया कर दी जिसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और फिर जो DGISPR और फील्ड मार्शल उस तनकीद की ताब ना ला सके और उन्होंने फिर फैसला किया कि सुहेल वड़ाइच को बस के नीचे देना है। बस के नीचे देना एक एक्सप्रेशन है अंग्रेज़ी का कि जब आपने अपनी गलती पर किसी और को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर या आपकी थोड़ी गलती हो किसी और की हो लेकिन आपने सारी उस पर डाल देनी हो और उसकी बलि चढ़ा देनी हो, तो उन्होंने फैसला किया कि सुहेल वड़ाइच की अब बलि चढ़ाई जाएगी। सुहेल वड़ाइच साहब को इस्तेमाल कर लिया गया, फ़िलहाल तो वो वुंडेड हैं, ज़ख्मी हैं, बहुत ही बुरा हाल है उनका, लेकिन अब उन्होंने स्ट्राइक बैक किया है और शदीद बदला लिया है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। एक मैसेज है, ये ज़रा पहले सुनिए और फिर हम आपको बताते हैं कि बदला उन्होंने कैसे लिया है। ये ज़रा सुनिए। जब मैंने फील्ड मार्शल से 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत मांगे तो फील्ड मार्शल ने ऐसा मुंह बना लिया जैसे किसी फकीर से उधार मांग लिया हो। ये सुन लिया, ये कोई शक नहीं कि ये टेम्पर्ड AI से जनरेटेड ये मैसेज है, लेकिन ये मैसेज किसी और ने ट्वीट नहीं किया, किसी और ने नहीं फैलाया, ये सुहेल वड़ाइच साहब ने खुद फैलाया। अब मुझे नहीं पता कि ये बनवाया भी उन्होंने है या ये बनाया वाकई किसी और ने है और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इसे ट्वीट किया है, लेकिन मुझे खुदा गवाह है इससे पहले ना मुझे ना मेरी टीम को नहीं पता था कि ये जो वीडियो है ये कहीं मार्केट में है, ये हमने कहीं देखी भी नहीं थी। हमने इसको देखा ही सुहेल वड़ाइच साहब के अकाउंट से। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई कहे कि फ़लाँ ने आपको गाली दी है, किसी ने ना सुनी हो और फिर कोई बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो उस गाली को ट्वीट कर दे कि ये देखें फ़लाँ ने फ़लाँ को गाली दी है, मतलब जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चले। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो 2-3 कॉलम्स के अंदर नहीं कर सके वो उन्होंने फील्ड मार्शल से अब बदला लिया है और एक किस्म की तो तरदीद है, लेकिन जिसको नहीं भी पता था कि ये 9 मई के सारे सबूत फील्ड मार्शल के पास नहीं है उसको भी अब पता चल गया और सुहेल वड़ाइच साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला, मैं यही कहूँगा। आल्दो के वुंडेड हैं, ज़ख्मी हैं, बुरी तरह से इस्तेमाल हुए हैं, वजूहात थी अपने लालच की वजह से। जो लालची है उसकी मौत हमेशा गप्पी के हाथों होती है। तो जो सुहेल वड़ाइच साहब की जो सहाफ़त थी उसमें लालच भी था, गप भी था और अगली तरफ SIFC वाले तो हैं ही गप्पी, तो फिर लालची की मौत गप्पी के हाथों हुई है। मैं सहाफ़ी जो उनकी सहाफ़ती मौत की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने भरपूर बदला लिया है और फील्ड मार्शल साहब के ऊपर उन्होंने कड़ा वार किया है। जिसको नहीं भी पता उसको भी अब इस वीडियो का पता चला है। तो दूसरे लफ्ज़ों में वो माफ़ी भी मांग रहे हैं लेकिन पूरे जहां को बता रहे हैं कि आप असल में आपकी सिचुएशन है क्या। आगे ज़रा चलें तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद कीजिए हमने उसे कवर किया था। उनके पीछे एक पैनाफ्लेक्स थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था जो दरख्त लगाने की मुहिम थी 2025 की, उसके बारे में, और उन्होंने बहुत ही गुस्से से बयान दिए थे। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि ये 3-4 लोग हैं PMLN में जो बहुत ही बड़े जादूगर हैं।
बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि लफ्ज़ों वाले फ्रॉडिये हैं, मीन अल्फाज के फ्रॉडिये हैं, अल्फाज के साथ फ्रॉड करते हैं। इस तरीके से ये गुस्से में आकर बोलते हैं कि अगले को लगता है कि ये तो बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, अगले बंदे को लगता है कि वाकई ये गुस्से में है, ये ही मीन्स इट, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि एनफ इज़ एनफ, अब मज़ीद जो ताकतवर है वो अपनी कब्ज़ा माफिया और अपने रिजॉर्ट्स बनाने के लिए वो गरीबों की बस्तियां हम नहीं उजाड़ने देंगे और फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आल्दो कि ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी 2 नंबरी कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ जो ताकतवर अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, अल्लाह उन्हें मज़ीद ताकत दे, मीन साथ साथ पॉलिश भी मार रहे थे। लेकिन लगता है कि किसी ने इनके कानों के पीछे दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इनकी दुर्गत बनाई है और इनकी तबीयत दुरुस्त की है। अब इनकी तबीयत बिल्कुल 0-0 है। जब कानों के पीछे देने की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं होता फिज़िकली कानों के नीचे, कई दफ़ा गाली गलोच भी की जाती है, कानों में से धुआं भी निकाला जाता है। मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हुआ, लेकिन बिल्कुल अच्छे बच्चे बनकर अब उन्होंने नया बयान दिया है कि मुझे नहीं पता कौन सी बस्ती को बचाने के लिए कौन सी बस्ती कुर्बान की गई है, मैं अपना पिछला बयान वापस लेता हूँ। और उन्होंने कहा है मैंने तो जो केपी में कुछ रिजॉर्ट थे उनकी बात की, बाकी मुझे कोई पता नहीं कि किसने कब्जा माफिया कौन है और कहाँ कब्जा किया हुआ और किसके कब्जे की वजह से गरीबों की बस्तियां उजड़ी हैं। मतलब बिल्कुल बंदे के पुत्र बन गए हैं, बिल्कुल अपना बयान वापस ले लिया है और रातों रात वो अच्छे बच्चे बन गए। लेकिन मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि ये मुकम्मल इनकी स्टेटमेंट जो है ये 2 नंबरी है और ये हमेशा करते हैं, सिर्फ ये गुस्सा दिखाते हैं, ऐसे आंखें चढ़ा लेंगे और गुस्सा करके बात करेंगे, लगेगा कि जैसे बहुत सीरियस है, अंदर से सिर्फ एक 2 नंबर किस्म के बहरूपिये हैं और ये हमेशा वही कार्रवाई डालने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ऐसी ही 2 नंबरी की है। उन्होंने कहा है कि सियालकोट में $300 मिलियन का प्रोजेक्ट बैठ गया है, उसके पाइप बैठ गए हैं, लेकिन जो इसका ठेकेदार है उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ताकतवर है, वो सियासत में भी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने उनका नाम नहीं लिया। लेकिन दूसरे सहाफ़ी जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि उनका नाम ZK भी है और आप नाम लें कि ये सेनेटर अहमद हैं और इनके वालिद साहब का नाम हाजी ताहिर ख़ान है और लोग कह रहे हैं कि आप ख्वाजा साहब नाम लीजिए इनका, इनके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब ये ख्वाजा साहब ने दोबारा से हमला आवर हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो सेनेटर साहब हैं जिनकी ये ZK भी है, ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के बहुत करीब हैं और शायद ख्वाजा साहब को जो मियाँ साहब ने असाइनमेंट दी हुई है वो अभी तक चल रही है और वो एक और हमला कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, या फिर शायद आदत से मजबूर है। अगले चंद दिन में बहरहाल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जो अगली स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि लोग इस पानी को घर में जमा करें, बड़े डैम बनने में अभी बरसों लग सकते हैं, तो लोग अपने घरों के हमाम जो है या कोई भी बर्तन बड़ा है उसके अंदर इस पानी को जमा कर लें ताकि पानी का ज़ख़ीरा किया जा सके। आपको फिर लगेगा कि कैसे इस तरह की बेहुदा और चीप स्टेटमेंट जो है वो कोई मिनिस्टर भले फॉर्म 47 पे है वो दे सकता है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको उनकी अपनी ज़ुबानी सुनवा देता हूँ, सुनिए। अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे ले जाएं अपने घर, जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहाँ पे स्टोर कर लें, कहीं किसी अवाम में डाल लें, किसी टब में डाल लें वहाँ पे। तो ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। उसके लिए बड़े डैम जो हो सकता है 8-8, 10-10 साल लगे वो भी बनने चाहिए। सुन लिया आपने, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में बर्तनों के अंदर इस पानी को ज़ख़ीरा कर लें, ये बहुत बड़ी नेमत है, डैम बनने में तो अभी टाइम लगना है, तो आप पानी जो है वो यहाँ पर ज़ख़ीरा कर लें। अच्छा, एक तरफ तो ये लोग हैं, आपने इनकी सूरत हाल भी देख ली है, इनकी जो इनके अंदर सफाकियत है वो भी देख ली है, मदद भी नहीं करने दे रहे। दूसरी तरफ ज़रा गौर कीजिए कि किसी की भैंस सैलाबी रेले में बहकर आ गई है, आएँ निशानी बताएँ और हमसे ले जाएँ। ये ज़रा वीडियो देखिए। वसीम अकरम ना है, पिंड लाऊंगे तहसील पाली है, जिला मंडी बोलते हैं, दुल्लापुर के नाल पिंड है। सैलाब आया, तुहानू पता है कि हर बंदे का माल कोई बाहर निकल गया, किसी का इधर आ गया, किसी का उधर टुर गया। तो साढ़े को 30-31 डंगर ने, वेखो असीं नाल वीडियो बना रहे हैं। ये राह दी मंजी साढ़े कोल ने, ये मानक है, इन्हां विच एक चौटाली है। तो जिस किसी भरा दी है ने वो अपना शनाख्ती कार्ड भी लै दे ते आप भी आ जाए, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੋਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। नंबर है 04344 620 5542। देख लिया आपने, ये आम शहरी है। इसके लिए कोई अमीर होना ज़रूरी नहीं होता। आपके सामने ये शख्स कोई बहुत अमीर नहीं है, इसको किसी की जो जानवर हैं वो पानी में से तैरते हुए मिले हैं। वो ऐलान कर रहा है कि जिसके भी हैं वो आकर ले जाए। ईमानदारी जो है वो आपको अल्लाह ने दी हुई होती है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मालदार हों।
आम आदमी जो है वो कई दफ़ा मालदार लोगों से ज़्यादा ईमानदार होता है, बल्कि अमूमी तौर पर ज़्यादा ईमानदार होता है, और उसकी एक मिसाल आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं, कुछ नहीं छोड़ते। हमने अभी आपको बताया था कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो बैठकर प्लान कर रही है कि तनख्वाहें कैसे 3 लाख से 4.5 लाख करनी, और उससे पहले जो जापान के अंदर हुआ है, जो सब्दी माँ वहाँ पर करके आई है, वो आप सबके सामने है, उस पर मैं क्या कहूँ। ये जाने से पहले ये 2 वीडियोस मैंने आपको दिखानी है क्विकली। एक तो ये अम्मा जी हैं, वो कहती हैं कि जेड़ा दिल विच वसे दिल उदा ही बोलता है, या दिल उदा ही ना बोलता है। ये हसनैन को, नया पाकिस्तान हसनैन को ये इंटरव्यू दे रही हैं। उसमें अम्मा जी कह रही हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपके दिल में कौन वसता है, तो वो कहती हैं कि मैं नहीं बता सकती, मुझे उठाकर ले जाएंगे, और मैंने तो अपने शौहर के लिए, जो बुज़ुर्ग है, उसके लिए खाना भी पकाना है। कौन खाना पकाएगा अगर मुझे उठाकर ले जाएंगे। लेकिन वो जब इंसिस्ट करते हैं तो वो उसके कान में कहती हैं कि इमरान खान। ये ज़रा गौर कीजिए, दूर दराज ये दरिया के किनारे एक गांव है, गालिबन रावी या चनाब के किनारे पर एक गांव है, और उस गांव के अंदर ये बूढ़ी अम्मा जो हैं, ये वहाँ पर खड़ी वो सच बोल रही हैं जो पूरी कौम को पता है, और ये वहाँ से खड़े होकर फील्ड मार्शल और उनका तमाम जो उनकी रजीम है उसके बयानिए को ज़मीं बोस कर रही हैं। ये ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। किनू आना चाहिए नहीं मैं हुणे नहीं गल आखरी मैनू हुणे ले मेरा ते बाबे दी रोटी पकाने वाला कोई नहीं ते लै जान फाड़ के मर जावां। मैं ये गाना नहीं जेड़ा दिल विच कोई वसे ना, दिल उत्थे ही बोलदा। मैं तेरी बड़ी वीडियो वेखनी है। अच्छा, सारी रात दिल च वसा कौन है? नाम ले लो कोई नहीं। इमरान खान ठीक है। देखो जी, ये नहीं ये इमरान खान मेरा लीडर इमरान खान। सुन लिया आपने, कोई कसर रह तो नहीं गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो सादा उर्दू में यही है कि वो ये कह रही हैं कि जो आपके दिल में बसता हो, आपका दिल उसी के लिए बोलता है। जब पूछा गया कौन, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान, और फिर उन्होंने कहा मेरा लीडर इमरान खान है, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये मुझे उठा के ले जा सकते हैं अगवा करके, मैंने अपने शौहर की रोटी पानी भी पकाना है। उसे कौन, फिर जाहिर है अलग अलग कर देंगे उनको, तो वो इस बात पे भी खौफजदा हैं क्योंकि इस वक्त वो सैलाब की मारी हुई हैं। तो आप ज़रा खुद सोचिए कि लोग जो है अब सब कुछ जान गए हैं। लोगों को कोई, अब गाँव देहात तक लोगों को कोई पर्दा नहीं रह गया कि हकीकत क्या है। लोग इनसे खौफजदा नहीं है, लेकिन इनके जो हथकंडे हैं उनसे मोहतात हैं। अगर इन लोगों को वोट डालने, या जैसे ये सारा लावा पकड़ा है, किस दिन मौका मिला और ये फटे, तो फिर आपके सामने है कि सब कुछ क्या होना है। ये अगली वीडियो आपको जो मैंने दिखानी है, ये सैलाब में फंसे हुए 2 ख़ानदान हैं, एक पाकिस्तान में और एक हिंदुस्तान में। पहला ख़ानदान जो चढ़ता पंजाब है, मीन इंडियन पंजाब है, उसमें लोग हैं जो बज़िद हैं कि हमने अपने घर छोड़ के नहीं जाने। उसकी वजह ये होती है कि उनके घर का पूरा सामान होता है, अनाज होता है, जानवर होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो इनकार कर रहे हैं। बुज़ुर्ग हैं घर में, औरतें हैं कि हमने इसे छोड़ के नहीं जाना। वहाँ पर एक पुलिस का SHO भी खड़ा है, वो भी बोल रहा है, और एक पुलिस की असिस्टेंट कमिश्नर